Hello students, this is Dr. Suman, Assistant Professor Economics, आरके गर्ल्स कॉलेज अम्बाला कैंट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिवेन्यू, आगम की धारणाएं कि आगम क्या होता है। व्हाट इज रिवेन्यू? आगम क्या है? द रिवेन्यू ऑफ अ फर्म इज इट सेल्स रिसीप्ट्स और मनी रिसीप्ट्स from the sale of a product. The revenue of a firm is its sale receipts or money receipts from the sale of a product. एक फर्म का आगम उसकी बिक्री प्राप्ति या वस्तु की बिक्री से मिलने वाली मौद्रिक प्राप्तियां होती है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिवेन्यू, रिवेन्यू कितनी तरह का होता है? तो हम बात करेंगे कि रिवेन्यू तीन तरह का होता है: टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू। कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम। फर्स्ट, टोटल रिवेन्यू। कुल आगम क्या है? टोटल रिवेन्यू इज अ सम ऑफ ऑल सेल्स रिसीप्ट्स और इनकम ऑफ अ फर्म। कुल आय एक फर्म द्वारा प्राप्त सभी बिक्री राशि, प्राप्तियों या आय का जोड़ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक फर्म ने जो उसने उत्पादन किया है उसमें से सपोज वो 10 यूनिट उसने मार्केट में सेल की है और मार्केट में जो प्राइस है, जो कीमत है, 5 रुपए पर यूनिट है। तो अगर उसने 10 यूनिट सेल की है तो उसका जो टोटल रिवेन्यू बनेगा, जो कुल आगम बनेगा, वो बनेगा 50 रुपीज। अगर आप फार्मूला देखते हैं, टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, कि अगर कीमत को मात्रा से भाग दे दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल रिवेन्यू, कुल आगम। या जो ऑल्टरनेट फार्मूला है टोटल रिवेन्यू का, वो ये होता है टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू समेशन एम आर, कि अगर आपके पास एम आर दिया हुआ है, मार्जिनल रिवेन्यू दिया हुआ है, तो अगर आप सम अप कर देंगे उसको, यानी सारे यूनिट्स की एम आर को अगर आप जोड़ दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल रिवेन्यू। नेक्स्ट हमारा आता है एवरेज रिवेन्यू, की औसत आगम। एवरेज रिवेन्यू इज द per unit revenue received from the sale of 1 unit of a commodity, कि किसी वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाली प्रति इकाई आय औसत आय कहलाती है। इसे साधारण भाषा में हम प्रति इकाई कीमत भी कहते हैं। एवरेज रिवेन्यू अगर आप देखें तो फार्मूला कि टोटल रिवेन्यू को अगर मात्रा से भाग कर दिया जाए तो हमारे पास एवरेज रिवेन्यू आ जाता है। नेक्स्ट आपका आता है मार्जिनल रिवेन्यू, सीमांत आगम। मार्जिनल रिवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रिवेन्यू which results from the sale of one more or one less unit of output. It means एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक इकाई कम या अधिक बेचने से कुल आय में जो अंतर आता है उसे सीमांत आय कहा जाता है। मार्जिनल रिवेन्यू का अगर हम फार्मूला देखते हैं, दैट इज डेल्टा टी आर डिवाइड बाय डेल्टा क्यू। डेल्टा का जो साइन होता है वो होता है परिवर्तन के लिए, चेंज के लिए, कि कुल आय में होने वाले परिवर्तन को अगर मात्रा में होने वाले परिवर्तन से भाग दे दिया जाए तो आपके पास आ जाता है मार्जिनल रिवेन्यू। जैसे हमने बात की थी कि सपोज आपका टोटल रिवेन्यू 10 यूनिट का आया है 50 रुपीज। अगर आप 11th यूनिट सेल करते हैं तो आपका टोटल रिवेन्यू हो जाएगा 55 रुपीज। तो एक यूनिट ज्यादा सेल करने से आपके टोटल रिवेन्यू में जो चेंज आया वो कितने का है? 5 रुपीज का। सो ये जो 5 रुपीज है ये हमारा क्या हो गया? मार्जिनल रिवेन्यू। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिवेन्यू अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस, कि विभिन्न बाजार की दिशाओं में आपका आगम क्या होता है, किस तरह से पाया जाता है। तो जब हम बात करते हैं मार्केट की, बाजार की, तो बाजार जो है आपने पढ़ चुके हैं कि कई तरह का होता है। जैसे हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिवेन्यू की, आपकी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में। सो स्टूडेंट्स, पूर्ण प्रतियोगी बाजार
वो बाजार होता है जिसमें किसी वस्तु को बेचने वाले बहुत सारे विक्रेता होते हैं। उन सब की वस्तु एक दूसरे के बिल्कुल समान होती है। सभी वस्तुएं समान होती है और सबकी कीमत एक होती है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में जो कीमत है वो उद्योग के द्वारा तय की जाती है। फर्म सिर्फ उस कीमत को स्वीकार करती है और अपनी वस्तु उस कीमत के ऊपर बेचती है। तो टेबल पे अगर हम आते हैं तो फर्स्ट कॉलम आपका है सेल्स और आउटपुट यानी बिक्री की मात्रा। सेकंड कॉलम टोटल रिवेन्यू, next column average revenue and the last column is marginal revenue. So first column बिक्री की मात्रा कि अगर सपोज कीजिए आपने 1 यूनिट सेल की है और मार्केट में जो कीमत है वो 5 रुपए है, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल 5 रुपीज का आपका उठाया है, तो आपको टोटल रिवेन्यू कितने का हो 1 into 5 दैट इज 5, 5 रुपए टोटल रिवेन्यू हुआ आपका। जब आपने दूसरी यूनिट सेल की तो आपका टोटल रिवेन्यू हो गया 10। थर्ड यूनिट आपने सेल की, आपका टोटल रिवेन्यू 15। फोर्थ यूनिट को सेल करने से आपका टोटल रिवेन्यू है 20। जैसे जैसे आप यूनिट्स बढ़ाते जा रहे हैं, सेल की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, टोटल रिवेन्यू बढ़ता जा रहा है। कम टू द एवरेज रिवेन्यू दैट रिमेन्स कांस्टेंट 5 5 5 5। हम पहले भी कह चुके हैं कि एवरेज रिवेन्यू साधारण भाषा में हम प्रति इकाई कीमत कहते हैं, और क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत एक समान रहती है तो आपका जो एवरेज रिवेन्यू है वो समान चल रहा है। नेक्स्ट कॉलम आप देखिए मार्जिनल रिवेन्यू के ऊपर, दैट इज आल्सो कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट जा रहा है और एआर के बराबर है। कांस्टेंट क्यों है? आप टोटल रिवेन्यू में अगर चेंज देख रहे हैं तो कांस्टेंट रेट के साथ टोटल रिवेन्यू बढ़ रहा है, एक स्थिर दर से बढ़ रहा है। 5 10 15 20 टोटल रिवेन्यू का अगर आप देख रहे हैं, यानी 5 का चेंज आ रहा है। तो और मार्जिनल रिवेन्यू चेंज के बारे में बताता है कि टोटल रिवेन्यू में जो आपका चेंज है, तो ये आपका कितना है 5 5 5 5। अब आप डायग्राम में इसी चीज को अगर हम आपको दिखाएं तो आप देखिए ओ एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट लिया है, ओ वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं टोटल रिवेन्यू, और दूसरी तरफ ओ एक्सिस पे आउटपुट है, ओ वाई पे आपका है एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू अगर आप देखें ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिवली स्लोपिंग है, और ओ एक्स और ओ वाई एक्सिस के बिल्कुल बीच में है, यानी कांस्टेंट दर से बढ़ रहा है। एआर और एमआर दोनों बराबर है, और एआर और एमआर की जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, समानांतर है। इसका मतलब क्या होता है समानांतर का मतलब कि ये परफेक्टली इलास्टिक है। आपकी ये जो कर्व बना हुआ है एआर और एमआर की जो लाइन है, इसको आप कर्व भी कह सकते हैं, ये परफेक्टली इलास्टिक है, जिसको हम आगे और फर्दर डिटेल में आपको बताएंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिवेन्यू अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कि मोनोपोली मींस एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में आपका रिवेन्यू किस तरह से चलता है, कैसे इस कॉन्सेप्ट्स को हम वहाँ पे समझते हैं। तो मोनोपोली क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसमें किसी भी वस्तु को बेचने वाला केवल एक होता है, उसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होता, और वो कीमत को कम ज्यादा कर सकता है। दूसरी तरफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या होता है? जिसमें किसी भी वस्तु के बहुत सारे विक्रेता होते हैं, उन सब की वस्तुएं एक दूसरे से विभिन्न होती हैं और कीमत में डिफरेंस मिलेगा आपको, यानी कि कीमत अलग अलग होती है। अब देखिए आपका फर्स्ट कॉलम आउटपुट का है, बिक्री का है, दूसरा कॉलम टोटल रिवेन्यू, देन एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू। अगर आपने 1 यूनिट सेल की है, आपका टोटल रिवेन्यू हो गया 10। दूसरी यूनिट आपने सेल की, आपका टोटल रिवेन्यू 18। थर्ड यूनिट सेल करने से हमारा टोटल रिवेन्यू हो गया 24, और फोर्थ यूनिट जब आपने सेल की है आपका टोटल रिवेन्यू आ गया 28। यानी कि टोटल रिवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है आपका। नेक्स्ट एवरेज रिवेन्यू पे देख लीजिए आप, आइए। हमें पता है प्रति इकाई कीमत कहते हैं इसको 10 9 8 7, यानी कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे अगर आप ज्यादा यूनिट बेचोगे तो आपको कम कीमत पे बेचनी पड़ेगी। नेक्स्ट कॉलम मार्जिनल रिवेन्यू का है। अब मार्जिनल रिवेन्यू भी कम होता जा रहा है 10 8 6 4।
और ये किसके बारे में बताता है? चेंज इन टोटल रिवेन्यू के बारे में। यानी कि जब आपने फर्स्ट यूनिट सेल की थी और जब सेकंड की, तो टोटल रिवेन्यू में जो डिफरेंस था वो कितने का था? 8 का। तो मार्जिनल रिवेन्यू सेकंड यूनिट का कितना हो गया? 8। जब आपने थर्ड यूनिट सेल की, टोटल रिवेन्यू बढ़ा है बट बढ़ने का जो रेट है पहले से कम हो गया। पहले 8 यूनिट से बढ़ा था, अब कितने का चेंज आया? 6। और थर्ड से फोर्थ में जो चेंज आ रहा है वो 4 का है। तो मार्जिनल रिवेन्यू भी आपका लगातार कम हो रहा है। एवरेज रिवेन्यू भी कम हो रहा था, मार्जिनल भी रिवेन्यू भी कम हो रहा है, बट दोनों देखिए आप, एवरेज रिवेन्यू के कम होने का रेट और मार्जिनल रिवेन्यू के कम होने के रेट में डिफरेंस है, यानी मार्जिनल रिवेन्यू ज्यादा तेजी से कम होता है। डायग्राम में अगर आप देखेंगे, आपको वही बिहेवियर नजर आ रहा है। टोटल रिवेन्यू बढ़ रहा है, पहले इंक्रीजिंग रेट से और फिर बढ़ने का रेट कम हो गया है, बट पॉजिटिवली स्लोपिंग है, ऊपर की तरफ जा रहा है। एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है और अलग अलग है। परफेक्टली कंपटीशन में आपने देखा था कि ये दोनों सेम थे, लेकिन यहाँ क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है और अलग अलग है। एवरेज रिवेन्यू मार्जिनल रिवेन्यू के ऊपर है, क्योंकि उसके घटने का रेट कम था और मार्जिनल रिवेन्यू के घटने का रेट ज्यादा होता है। और एक फीचर और नजर आ रहा है आपको मार्जिनल रिवेन्यू का, कि मार्जिनल रिवेन्यू पहले पॉजिटिव है, फिर जीरो हुआ और फिर नेगेटिव भी जा रहा है। यानी एमआर जो है आपका पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू, कि अगर हमें इन्हें ड्रॉ करके दिखाना हो, ठीक है, तो हम किस तरह की शेप्स हमारे पास आती हैं और हम उन्हें कैसे ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये किस मार्केट में पाई जाती हैं। सबसे पहला केस आप उठाएंगे, when AR and MR curves coincide and are represented by a horizontal line parallel to x-axis, कि अगर AR और MR दोनों बराबर हों और x एक्सिस के पैरेलल हो, समानांतर हो, तो ये बिहेवियर आपको किस मार्केट में मिलेगा? परफेक्ट कंपटीशन में, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में, कि जब टोटल रिवेन्यू पॉजिटिवली स्लोपिंग होता है, ऊपर की तरफ जाता है, कांस्टेंट रेट से बढ़ता है और औसत आय और सीमांत आय दोनों बराबर होते हैं और एक्स एक्सिस के समानांतर होते हैं। सेकंड केस हम उठाते हैं कि जब एआर और एमआर कर्व्स स्ट्रेट लाइन है और स्लोपिंग डाउनवर्ड, यानी कि जब ये दोनों होते तो स्ट्रेट लाइन है बट नीचे की तरफ आते हैं, तो ये सिचुएशन आपको मोनोपोली में भी मिल सकती है और मोनोपोलिस्टिक में भी मिल सकती है, यानी एकाधिकार में भी हो सकती है स्थिति और एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार में भी हो सकती है। दोनों अलग अलग है, दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एमआर हमेशा एआर से नीचे रहता है, उसके लेफ्ट में चलता है, क्योंकि एमआर के घटने का रेट तेजी से घटता है एमआर। और एक चीज आप और देख रहे हैं कि एमआर जो है वो ओ वाई और एआर के बीच में है, बिल्कुल मिड में है। तभी मैंने आपको दिखाया है कि एफ एम इज इक्वल टू एम ए। थर्ड केस हम लेते हैं, when AR and MR curves are separate and falling downward, कि एक इस तरह से भी, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया है, आप इस तरह से भी इसको ग्राफिकली शो कर सकती हैं। और इस ग्राफिकली शो करने का मतलब ये सिचुएशन आपकी मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक दोनों में हो सकती है। यहाँ अगर आप देखिए कि सपोज आप 6 यूनिट आपने सेल किए, 6 यूनिट को सेल करके आपका जो टोटल रिवेन्यू है वो मैक्सिमम है, सपोज कीजिए 25 है, उस वक्त आप देखिए एमआर जीरो है। यानी एक सिचुएशन मार्केट में ऐसी होती है कि आप मैक्सिमम अपनी सेल कर रहे हो और आपको मैक्सिमम टोटल रिवेन्यू मिल रहा है, और उससे पहले की यूनिट का भी टोटल रिवेन्यू और ये जो था वो दोनों बराबर है, यानी कोई चेंज नहीं आया। मान लीजिए फिफ्थ यूनिट को बेचने से भी आपको 25 रुपए मिल रहे थे और सपोज 6 यूनिट को बेचने से भी आपको 25 रुपए मिल रहे हैं, तो टोटल रिवेन्यू में कोई चेंज नहीं है। तो जब कोई चेंज नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? मार्जिनल रिवेन्यू क्या हो गया? 6 यूनिट का जीरो हो गया। उसके बाद भी अगर आप सेल कंटिन्यू रखते हैं तो टोटल रिवेन्यू जो है वो पहले से कम हो जाता है। यानी सपोज कीजिए टोटल रिवेन्यू आपका कम हो गया, 25 से 20 पे आ गया, तो इसका मतलब जो चेंज हुआ वो नेगेटिव हुआ, माइनस में गया। तो एमआर जो है 7th यूनिट का हम क्या दिखा रहे हैं? नेगेटिव दिखा रहे हैं। तो हम इस तरह से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एमआर आपका पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है।
नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि व्हेन बोथ AR एंड MR कर्व्स आर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉन्वेक्स का मतलब होता है उन्तोदर और कॉनकेव का मतलब होता है नतोदर, कि ये दोनों कॉन्वेक्स भी हो सकते हैं, कॉनकेव भी हो सकते हैं। कॉन्वेक्स का मतलब उन्तोदर का मतलब अंदर की तरफ बने हुए, जो ओ एक्स एक्सिस से अगर आप दिखाते हो, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से अगर हम देखते हैं तो ये अंदर की तरफ है इनका झुकाव। अगर नतोदर की बात करें तो बाहर की तरफ झुकाव होता है, उभरा हुआ होता है आपका डायग्राम। तो जब आपका ये कॉन्वेक्स है, ठीक है, तो आप देखिए कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि ए आर एम आर और ओ वाई एक्सिस में जो डिफरेंस है बिल्कुल बराबर जा रहा है। सपोज हम ये कहते हैं कि जो एम आर है वो वाई एक्सिस और ए आर के बिल्कुल मिड में है। अगर ये कॉनकेव है तो ए आर और एम आर पास पास होते हैं बट वाई एक्सिस से दूर होते हैं। इट मीन्स दैट ए बी ग्रेटर देन बी सी। ये सिचुएशन मोनोपली और मोनोपलिस्टिक दोनों में हो सकती है, लेकिन नॉर्मली हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं क्योंकि हम कॉम्प्लेक्सिटी से बचते हैं, हम सिंपल चीज लेते हैं। हम बहुत सारी चीजों को बाजार में दिया हुआ मान लेते हैं, जिसको हम अजम्पशन भी कहते हैं स्टूडेंट्स, मान्यताएं। तो लेकिन अगर वो चीजें रियल में हम उनका इफेक्ट देखें तो वो बदलती हैं और हमारा जो कर्व आते हैं वो स्ट्रेट लाइन नहीं आते, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम इनको स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है mutual determination of elasticity of demand, average revenue and marginal revenue, कि इनमें क्या संबंध है। मांग की कीमत लोच, औसत आय और सीमांत आय को अगर हमने इकट्ठा ड्रॉ करना है, इनका रिलेशन देखना है, तो क्या रिलेशन है इनके बीच में। सबसे पहले वो कहते हैं कि अगर आपको इनमें से, इन तीन चीजों में से, इलास्टिसिटी, एआर और एमआर में से अगर दो चीजों का आपको पहले से पता है तो आप तीसरी चीज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने जो आपको दिखाया है कि इलास्टिसिटी का जो फार्मूला होता है वो किसके बराबर होता है। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू एआर, एआर डिवाइडेड बाय एआर माइनस एमआर। मीन्स मांग की लोच बराबर होती है औसत आय डिवाइडेड बाय औसत आय माइनस सीमांत आय। अब आप डायग्राम में, मैं इस चीज को आपको शो करूंगी। सपोज ये डायग्राम है, ओ एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट लिया हुआ है, ओ वाई एक्सिस पे हम लोग प्राइस और रेवेन्यू दोनों की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ए आर कर्व आपको नजर आ रहा है, इसमें क्यू बी से मैंने ए आर कर्व को शो किया है और क्यू एन से एम आर कर्व को शो किया गया है। अगर एआर जो कर्व होता है वो मांग वक्र भी कहा जाता है उसको। तो अगर मैं मांग वक्र के किसी भी एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी को मेजर करना चाहती हूँ तो मेरा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। सपोज मैं पी पॉइंट पे मापना चाहती हूँ कि इलास्टिसिटी क्या होगी, मांग की लोच क्या होगी। तो इलास्टिसिटी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू लोअर पोर्शन डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन, मीन्स नीचे का भाग डिवाइडेड बाय ऊपर का भाग। यानी अगर मैं पी पॉइंट पे माप रही हूँ तो पी बी डिवाइडेड बाय पी क्यू। क्लियर। अब नेक्स्ट, अगर मुझे पी पॉइंट पे मापनी है, ये फार्मूला है, एंड अब मुझे इसको प्रूव करना है कि हाँ ऐसा होता है। अब आप देखिए आपके डायग्राम में ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल पी एम बी एंड ट्रायंगल क्यू आर पी। ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज। ये सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप है, ठीक है, समरूप त्रिभुज है, इसीलिए इनकी रेखाओं का अनुपात बराबर होगा। जो इनकी साइड्स का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है, ये ट्रायंगल्स का रूल है। सो दैट पी बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल टू पी एम डिवाइडेड बाय क्यू आर। क्लियर। अब मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है, लंब, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ये। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूं पी आर के नाम से, ठीक है, जो आपका, अगर मैं एम आर कर्व की बात करती हूँ तो वो एस पॉइंट पे कट कर रहा है, मिड पॉइंट एस आ रहा है, और अगर वाई एक्सिस की तरफ उसको लेके आ रही हूँ तो वो आपका एम पे कट कर रहा है, ठीक है, एम आर को काट के एम पॉइंट पे आ रहा है। अब ये आपका अगर ध्यान से देखें, अब एक आपके नए ट्रायंगल बन गए हैं इसमें, ए पी एस एंड ट्रायंगल क्यू आर एस, यानी कि एपीएस और क्यू आर एस। आप बहुत ध्यान से अगर ये देख रहे हैं तो आपको ये क्लियर नजर आ रहा है। अब इसी का, क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं जब हम
जैसे एक थ्योरम को हमने प्रूव करना है तो रूल्स हैं, तो यहाँ भी हम इक्वल टू के साथ इसको लेके चलेंगे। अब इन्हीं ट्राइंगल्स में कह रही हूँ कि पी एस इज इक्वल टू आर एस, ये बाय कंस्ट्रक्शन है क्योंकि मैंने इसको जब ड्रॉ किया था तो वहां से ये रूल आता है कि पी एस इज इक्वल टू आर एस, क्योंकि इक्वल बिल्कुल मिड में आ रहा है अगर आप देख रहे हो इसीलिए। उसके बाद एंगल ए एस पी इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। और इसके बाद एंगल एपीएस इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस, यानी कि राइट एंगल्स हैं ये और बराबर है। नेक्स्ट अब आप आ जाइए कि ट्राइंगल एपीएस एंड ट्राइंगल क्यू आर एस आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होता है सर्वांग सम, ठीक है, ये भी मैथमेटिकल चल रहा है आपका क्योंकि, तो कॉन्ग्रुएंट को हम क्या कहते हैं, सर्वांग सम। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, मैं बात कर रही हूँ ट्राइंगल एपीएस और क्यू आर एस की। इसमें क्या क्या बराबर है आपका, पी ए इज इक्वल टू क्यू आर। क्लियर। अब जो मैंने इलास्टिसिटी का फार्मूला लिया है उसमें मैं ये कुछ एक वैल्यू पुट करूंगी। सो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू पी बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, ये मैं ऊपर से ही उठा के जा रही हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू पी एम डिवाइडेड बाई क्यू आर। अब क्यू आर मेरे पास किसके बराबर आ चुका है, पी ए के बराबर आ चुका है, राइट। सो क्यू आर की जगह मैंने क्या डाल दिया, पी ए। सो मेरे पास क्या आ गया, पी एम डिवाइडेड बाय पी ए, राइट। अब पी ए आपका क्या है, अब ये ध्यान से देखिए, पी ए जो है दैट इज इक्वल टू पी एम माइनस ए एम। एज इट इज मैंने इसको डाल दिया, तो इलास्टिसिटी का मेरे पास क्या आ गया, पी एम डिवाइडेड बाय पी एम माइनस ए एम। पीएम किसका पार्ट है, एवरेज रिवेन्यू का, और एएम किसका पार्ट है, मार्जिनल रिवेन्यू का। सो अब मैं इसकी जगह ओरिजिनल वैल्यू लिख दूं कि इलास्टिसिटी इज इक्वल टू ए आर डिवाइडेड बाय ए आर माइनस एम आर। क्लियर। सो दैट अब मेरे पास इलास्टिसिटी का ये फार्मूला जो मैं प्रूव करना चाहती थी आ चुका है। अब आपके पास अगर इलास्टिसिटी जैसे मैंने बताया क्या फार्मूला है, ए आर डिवाइडेड बाय ए आर माइनस एम आर, और अगर ए आर का फार्मूला आपको देखना है दैट इज इक्वल टू इलास्टिसिटी इंटू एम आर डिवाइडेड बाय इलास्टिसिटी माइनस 1, यानी कि मांग की कीमत लोच मल्टीप्लाई बाय सीमांत डिवाइडेड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की लोच माइनस 1, और एम आर का क्या हुआ, एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ई डी इलास्टिसिटी -1 डिवाइडेड बाय इलास्टिसिटी, यानी तीनों चीजें आप ड्रॉ कर सकते हो अगर आपके पास कोई दो चीजें गिवन है। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब आप देखिए रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रिवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आपने ये तो देख ही लिया कि अगर आप डिमांड कर्व के किसी एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी देखना चाहते हैं तो वो आपके पास फार्मूला आ गया है, आप क्या करते हो, लोअर पोर्शन डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन। क्लियर स्टूडेंट्स। और डिमांड कर्व के हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, मांग की लोच क्या होती है, अलग अलग होती है। अब सपोज कीजिए मिड पॉइंट आर है, यहाँ पे जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ओपी एक्सिस पे मैंने रिवेन्यू लिया है, ओक्यू एक्सिस पे आउटपुट लिया है, एम आर कर्व लिया हुआ है और ए आर कर्व। ए आर कर्व को जैसे मैंने पहले भी बताया डिमांड कर्व भी कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि आपका सपोज आर कर्व, ठीक है, आर पॉइंट में बात कर रही हूँ, ये मिड में है, तो इस मिड पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, इक्वल टू 1। एक क्यों होती है, क्योंकि डिमांड का दो पार्ट में बट गया, मिड पॉइंट पे आपने लिया लोअर पोर्शन डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन, तो दोनों बराबर आ जाएंगे पोर्शन, तो मिड पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी, इक्वल टू 1 हो जाएगी, ठीक है। और उस वक्त अगर आप देखें तो एम आर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। जब आपकी इलास्टिसिटी क्या है, इक्वल टू 1 है, तो एम आर क्या होगा आपका, 0 होगा। उसके बाद अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं, जब आपका एम आर क्या है, पॉजिटिव है, तो आपकी इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। जब आपका एम आर पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपकी इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1। क्लियर।
और इसके बाद अगर आपका MR नेगेटिव है तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी आपकी लेस देन 1। क्या हो जाएगी इलास्टिसिटी लेस देन 1, कि जब आपका MR नेगेटिव है, ठीक है, यानी कि जब आपका MR नेगेटिव है तो इलास्टिसिटी आपकी क्या हो जाएगी 1। क्लियर? तो आप बहुत ध्यान से ये देखिए कि अगर MR आपका 0 है तो इलास्टिसिटी क्या होगी बेटा 1, और अगर MR आपका पॉजिटिव है तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 1, और जब MR आपका नेगेटिव है, ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या होगी लेस देन 1। और अगर आप वाई एक्सिस की तरफ जाते हैं, बिल्कुल वाई एक्सिस पे अगर टच होके देखते हैं तो इलास्टिसिटी इंफिनिटी होगी। अगर एक्स एक्सिस पे जब डिमांड कर्व आपका टच कर रहा है तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी 0। मींस ये आपका रिलेशन था कि रिवेन्यू और इलास्टिसिटी के बीच में क्या संबंध पाया जाता है। ठीक है, अब आपने ये जो पूरा चैप्टर था हमारा आपने देखा। स्टार्टिंग से अगर मैंने आपको बताया था कि रिवेन्यू क्या होता है, ठीक है, आगम क्या होता है, कितनी तरह का होता है, यानी कि मैंने बताया था 3 तरह का होता है आपका, टोटल, एवरेज और मार्जिनल। ठीक है, सो उसके बाद आपने देखा कि रिवेन्यू का डिफरेंट मार्केट्स में क्या बिहेवियर है, कि अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो आपने देखा था कि AR और MR दोनों बराबर होते हैं और OX के समानांतर होते हैं। ठीक है, और जहां तक मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक की बात थी तो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों अलग अलग होते हैं और डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप डिफरेंट तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, AR MR की जो शेप है वो डिफरेंटली ड्रॉ हो सकती हैं, कॉनकेव भी, कॉन्वेक्स भी, डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसके अलावा MR आपका 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सारी सिचुएशंस आपको दिखाई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरह से AR MR और इलास्टिसिटी का क्या रिलेशन होता है, कैसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, कि अगर आप ऑलरेडी आपके पास दो चीजें मींस सपोज कीजिए AR और इलास्टिसिटी दी हो तो आप MR फाइंड आउट कर सकते हो, या MR और इलास्टिसिटी अगर दी हो तो आप AR फाइंड आउट कर सकते हो। और लास्टली मैंने आपको बताया कि मांग वक्र के हर एक बिंदु पर, ठीक है, हर पॉइंट के ऊपर, कि अगर आपका डिमांड कर्व दिया हुआ है, आपको किसी भी पॉइंट की इलास्टिसिटी निकालनी है तो आप क्या फार्मूला है, लोअर पोर्शन डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन, आप उससे निकाल सकते हो। और लास्टली जो आपको चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि जब आपका MR 0 है तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी 1, और जब आपका MR पॉजिटिव है तो आपकी इलास्टिसिटी क्या होती है ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन को 1 को आप और क्या कह सकते, हम बेसिकली क्या कहते हैं, ज्यादा लोचदार, मोर देन इलास्टिक। ठीक है, अधिक लोचदार। और अगर आपकी MR नेगेटिव है, ठीक है, ऋणात्मक है, तो इलास्टिसिटी क्या होती है लेस देन 1। लेस देन 1 किसको कहते हैं, इकाई से कम लोचदार। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो इकाई से कम लोचदार। और अगर वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो मैंने कहा था ये इन्फिनिटी होती है, जिसको आप कहते हो अनंत। और अगर एक्सेस को टच करती है जब आपका डिमांड का, तो आपकी इलास्टिसिटी क्या होती है 0। क्लियर सर? सो दिस इज ऑल अबाउट द रिवेन्यूज। ठीक है, कितनी तरह का इलास्टिसिटी के साथ इसका क्या रिलेशन होता है। और इसी तरह से अगर आपको ये देखना है कि आप कि जैसे हम बात करते हैं कि आपने क्या बेचा बाजार में, कितनी कीमत पर बिका, तो आपके पास वो फार्मूला है। और AR की सबसे बड़ी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स, वो ये ध्यान में रखना है कि AR को जैसे मैंने पहले ही बताया था कि वो आपका प्रति इकाई कीमत भी होती है। ठीक है, प्रति इकाई कीमत होती है, यानी कि अगर आपके पास प्राइस दिया हुआ है तो इसका मतलब वो आपका AR है। और AR कर्व को ही हम डिमांड कर्व भी कहते हैं, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर स्टूडेंट्स। नाउ थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। और इस तरह से आप जो है इस चैप्टर को, रिवेन्यू के चैप्टर्स को आप कवर कर सकते हैं, और इलास्टिसिटी के साथ इसका रिलेशन करके आप इसके बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। सो थैंक यू अगेन स्टूडेंट, थैंक यू योर patience. Thank you so much.